जो आपत्तियां उठाई गई है वो उसके बारे में मैं कुछ बातें माने सदन में कहना चाहता हूं। सर, एक विषय आया कि एक समय ये विषय आया कि आर्टिकल 368 का ये उल्लंघन करता है। माननीय अध्यक्ष जी, आर्टिकल 368 संविधान में जो संशोधन करने की प्रक्रिया है उसके बारे में बताता है और संसद को शक्ति देता है। तो ऐसा तो है नहीं, 368 संविधान में ही लिखा हुआ है। प्लीज माननीय सदस्य। उसके बाद एक विषय आया कि संविधान का अनुच्छेद 327 है, ये सदन को विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने का जो अधिकार देता है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि संविधान का अनुच्छेद 327 संसद को पार्लियामेंट को अधिकार देता है, विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने का अधिकार देता है। इसमें कहा गया है कि संविधान के प्रावधानों के अधीन संसद समय समय पर कानून द्वारा संसद के किसी भी सदन या विधानमंडल के किसी भी सदन के चुनाव से संबंधित सभी मामलों के संबंध में प्रावधान कर सकती है। सर, इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। मैं वही बता रहा हूं। किसी राज्य की मतदाता सूची की तैयारी, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन और ऐसे सदन या सदनों के उचित गठन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक आदि सभी मामले इसमें शामिल हैं। एक साथ चुनाव के उद्देश्य से संवैधानिक संशोधन अधिक सुव्यवस्थित चुनावी प्रक्रिया की आवश्यकता के साथ संघीय स्वायत्तता को संतुलित कर सकते हैं। इस प्रकार अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि और 172 राज्यों के विधानमंडलों की अवधि में संशोधन करके चुनाव को एक कानूनी ढांचे के भीतर सिंक्रोनाइज किया जा सकता है जो संसदीय संप्रभुता को बरकरार रखता है। क्या राज्य सरकारों की स्वायत्तता, ये विषय ये भी आया, ऑटोनॉमी। संविधान अध्यक्ष जी, संविधान के 7th शेड्यूल्ड के यूनियन लिस्ट एंट्री नंबर 72 उसमें लिखा हुआ है इलेक्शन टू पार्लियामेंट, टू द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स एंड टू द ऑफिसेज ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट द इलेक्शन कमीशन के अनुसार केंद्र सरकार को शक्ति प्रदान करता है। सर, ये आपका जो यूनियन लिस्ट है उसका एंट्री 72 और ये संशोधन राज्यों को संविधान प्रदत्त शक्तियों को न तो कम करता है और न ही छीनता है। सर, ये जो संशोधन है एकदम संविधान सम्मत हम लेकर के आए। अब एक विषय आया बेसिक स्ट्रक्चर का, इसमें 2 मिनट में बोलना चाहता हूं। बेसिक स्ट्रक्चर पे सर्वोच्च न्यायालय ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती केस में 1973 में इस फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में बात की है। उसमें 5-7 बिंदु उन्होंने तय किए हैं। बाद में और मामलों में भी कुछ बिंदु जोड़े हैं, कुछ विषय जैसे जुडिशियल रिव्यू, फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, सेकुलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये इस बिल में कहीं भी आघात नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है इसमें। जो बेसिक स्ट्रक्चर में कहीं भी कोई छेड़छाड़ नहीं की जा रही है। आगे मैं ये कहता हूं चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती जजमेंट के साथ साथ वामन राव, एल चंद्रन कुमार ने कुछ सब्जेक्ट और जोड़े, लेकिन ये इससे कोई ना तो संसद की शक्ति में कमी आ रही है और ना कोई विधानसभा में शक्ति दी है संविधान, उसमें कमी आ रही है। मैं एक चीज जो बाबा साहब का यहां जिक्र आया और बाबा साहब के कोर्ट का भी जिक्र आया, मैं अध्यक्ष जी आपकी अनुमति से कहना चाहता हूं। 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा में देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुझे ये अवसर दिया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पहले इस देश के कानून मंत्री थे। जिस वर्ग से बाबा साहब आते थे उसी वर्ग से मैं आ रहा हूं। ये नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ा अवसर दिया है मुझे। तो अध्यक्ष जी, मैं ये बात सदन में रख रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि संविधान सभा में बहस के दौरान, नाउ यू हैव टू लिसन टू मी, संविधान सभा में बहस के दौरान यू हैव ऑब्जेक्टेड, सो यू हैव टू लिसन टू मी। संविधान सभा में बहस के दौरान 4 नवंबर 1948 को बाबा साहब ने क्या कहा? संघवाद का मूल सिद्धांत यह है, बाबा साहब का कोट है ये, आई एम कोटिंग इट,
संघवाद का मूल सिद्धांत यह है कि विधायिका और कार्यपालिका की सत्ता केंद्र और राज्यों के बीच केंद्र द्वारा बनाए गए किसी कानून के द्वारा नहीं बल्कि संविधान द्वारा ही बंटी होती है। क्या यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, हम किसी सूची में कोई संशोधन नहीं कर रहे हैं साहब। कैसे संघवाद पे चोट कर रहे हैं? हम नहीं कोई चोट कर रहे हैं। दूसरा, बाबा साहब ने कहा था भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है। ये बाबा साहब का कोट ही है कि भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है। राज्यों को फेडरेशन से अलग होने का अधिकार नहीं है। फेडरेशन एक संघ है और इसका स्वरूप अविनाशी है, कोई नहीं बदल सकता फेडरल स्ट्रक्चर को, ये बाबा साहब ने कहा। अब मैं, ये है ही नहीं विषय इसमें, ये राजनीतिक कारणों से इसका विरोध कर रहे हैं। अब आप देखिए, संसद के अनुच्छेद 327 के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं को चुनाव को एक साथ कराने के लिए संविधान में उसी संशोधन करने का अधिकार है, जब मैंने बताया। अब मैं एक बात, जो ये जो हमने जोड़े हैं आर्टिकल जोड़े हैं, हाँ ठीक है, आर्टिकल जोड़े हैं, उसमें मैं एक बात अध्यक्ष जी कहना चाहता हूं। जब बात जेपीसी की आई गई तो डिटेल चर्चा जेपीसी में होगी। आप कुछ तो बोल गए, हाँ जेपीसी में होगी, लेकिन आज में चूंकि आपने अवसर दिया, मैं हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का धन्यवाद करना तो चाहूंगा और उनके जो एचएलसी में जुड़े हुए सदस्य हैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा। गृह मंत्री जी भी उसमें थे। कितने डिटेल डिस्कशन हुआ, ये कह रहे अचानक ही आ गया। अध्यक्ष जी, 1983 से चुनाव आयोग ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने का विचार किया। 41 साल से पेंडिंग है ये। अलग अलग कमेटियों ने भी किया, स्टैंडिंग कमेटी ने भी किया, फिर एचएलसी गठित हुई और ये कह रहे दलों से बात नहीं हुई। 19 जून 2019 को संसद भवन में प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई थी और उसमें सभी लोग थे और उसमें 19 राजनीतिक दलों ने भाग लिया। 16 राजनीतिक दलों ने चुनाव एक साथ कराने का समर्थन किया, 3 ने विरोध किया। तो इसका मतलब बहुमत हमारे साथ था। फिर अध्यक्ष जी, मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं, आपने केवड़िया में पीठासीन अधिकारियों की बैठक बुलाई थी, याद है ना आपको? प्रधानमंत्री जी ने केवड़िया गुजरात में 26 नवंबर 2020 को 80वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के समापन सत्र में भी संबोधन के दौरान एक साथ चुनाव कराने की बात रखी। आपने इसको डिस्कस किया। सारे स्टेट के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे वो इससे सहमत थे और आप भी सहमत थे। और ये स्वीडन में भी, जर्मनी में भी, बेल्जियम में कई जगह चल भी रहा है। मैं अब जेपीसी पे आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक बात तो कहना चाहूंगा सर। ये 41 साल से मामला पेंडिंग था। हमारा जो नेता है नरेंद्र मोदी जी, उसके बारे में एक बात तो कहना चाहूंगा कि जो 41 साल से मामला पेंडिंग था, किसी ने ध्यान नहीं दिया और नरेंद्र मोदी जी ने ध्यान दिया। क्या कहा? जो निर्णय लेता है सदा देश हित की खातिर जग में, साहस से करता दूर सदा जो भी बाता आदि मग का मतलब है ये मार्ग है। ये इलेक्शन का एक प्रोसेस था, चक्र टूट गया साहब 71 में, तो बाधा आ गई। जो निर्णय लेता है सदा देश हित की खातिर जग में, साहस से करता दूर सदा जो भी बाता आती जग में, अपना सर्वस्व लगाकर भी अपना कर्तव्य निभाता है। जो नेता दूरदर्शी होता है वही इतिहास बनाता है। आज इतिहास बनाने का अवसर आया है। मैं जेपीसी में भेजने का भी प्रस्ताव करता हूं और अगर आपकी अनुमति हो कि वे दोनों आइटम आई इंट्रोड्यूस द बिल आल्सो, बोथ आइटम नंबर 18 और आइटम नंबर 19। प्रश्न ये कि हाँ डिवीजन देंगे, प्लीज हाँ देंगे डिवीजन का समय तो आने दो। माननीय सदस्य, आप वरिष्ठ सदस्य हो, प्लीज। प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, डिवीजन लॉबी खाली की जाए।
All right, division now taking place as far as the updates and the discussion that has been happening in the parliament over when it comes to the Union Law Minister Megwal, who has moved the One Nation, One Election bill for the introduction in the Lok Sabha. And we've been hearing fiery speeches coming in from both sides, whether it comes from the Congress's side, Manish Tiwari saying that the bill relates to One Nation, One Election is an assault to the basic structure, to the very doctrine of the Constitution. Samajwadi Party MP Dharmendra Yadav also opposing the bills for simultaneous polls, calling them as an attempt by the BJP to bringing dictatorship in the country. We are looking at, however, when it comes to Chandrababu Naidu-led TDP, who has declared unwavering support to One Nation, One Election. The Union Home Minister Amit Shah also got up saying that we are ready to discuss but do not oppose, and also said the government is ready to send across the bill for the JPC to further take on exactly when it comes to how this bill, according to the BJP and according to the NDA, helps in the governance model. Let's listen in. माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य बालू साहब ने कहा कि इसको जेपीसी को दे देना चाहिए। जब ये संविधान सुधार का विधेयक, संवैधानिक संशोधन जब कैबिनेट में चर्चा में आया, तब प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मंशा व्यक्त करी थी कि इसको जेपीसी को देना चाहिए। इस पर विस्तृत चर्चा सभी स्तर पर होनी चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें सदन का ज्यादा समय जाया करे बगैर, अगर मंत्री जी कहते हैं कि इसको जेपीसी को सौंपने के लिए वो तैयार है, तो जेपीसी में सारी चर्चा होगी और जब जेपीसी के रिपोर्ट के आधार पर कैबिनेट इसको पारित करेगी, तब भी फिर से चर्चा होनी है। तो मैं मानता हूं कि माननीय मंत्री जी अगर जेपीसी में रखने की इच्छा व्यक्त करते हैं, तो यहीं पर एक चीज समाप्त हो जाए। अध्यक्ष जी, जो ये चर्चा हुई है, इसका जवाब देने के बाद जो नियम 74 है, जिसमें मैं एप्रोप्रिएट जो मोशन ला करके और जेपीसी के गठन का प्रस्ताव निश्चित रूप से करूंगा, निश्चित रूप से जेपीसी के गठन का प्रस्ताव करूंगा। रूल 74 के तहत जेपीसी के गठन का प्रस्ताव है और सरकार की इच्छा भी है। Right, Sabyasachi, that's the important point that has been raised by the minister himself as far as talking about JPC, saying that One Nation, One Poll bill, if that has been tabled in the Lok Sabha by Union Law Minister, and shortly after that the opposition started raising questions against the bill, but the government is okay when it comes to further discussion and debate if it is needed when it comes to the JPC, or to send the bill to the JPC for further discussion. Well, that's right. The centre was already of the view that the One Nation, One Poll bill should be sent to JPC for wider consultation. Now, Union Home Minister Amit Shah himself have confirmed that Prime Minister Narendra Modi was also of the same view, that the bill should be sent to JPC. Now, we had seen that from the opposition side, T.R. Balu, he also said that the bill needs to be sent to JPC for wider consultation. Now, we had seen that several other opposition parties, be it the Congress Party, the Trinamool Congress, in fact, they have called for straight away rejecting the bill, that it should not be sent to JPC for wider discussion. Now, several of the opposition leaders, in fact, said that this particular bill, if brought in, would destroy the federal structure of the country, and it is a direct attack on the constitution and the democracy. Now, they have also said that it will form a presidential form of government in the country, and India is a union of states, and the states have their own rights, and it would crush them. So this were the widely shared opinion of mostly of the India bloc leaders who had given adjournment motion in the House. Now all the floor leaders have rejected the One Nation, One Bill. Now Union Home Minister Amit Shah said that the bill would be sent to JPC. In fact, Law Minister Arjun Ram Megwal also said that the bill would be sent to JPC for wider discussion on that. Now the government is on the view that if it sends to JPC, there are chances that when the next time, if the bill gets cleared from JPC, and the next time when the bill is tabled in the parliament, it will be cleared. Meanwhile, the opposition is of the view that the central government does not have two-thirds of majority. Well, as you mentioned, the opposition, Sabyasachi, we would listen to them to one by one, because what the opposition has been saying, while the Congress and Samajwadi Party has called it anti-constitution and going against the very federal structure of the country, the TMC called the bill as a fulfillment of one
one man's desire or wish, and the charge that has been echoed also by the AIMIM chief Assaduddin Owaisi. Let's quickly play out back to back when it comes to the reactions coming in from the opposition MPs. Why law providing state funding for conducting the election is not brought? Every problem will be resolved. Do all elections. How many monies are being spent? All elections should be brought, should be done from the state election fund. Why you are not bringing? That will be brought real election reforms. This is not the election reform. Okay. It is a reform. Sir, I have not finished, sir. It is not an election reform. बिल पे डिबेट हो जाए पूरा समय दूंगा आपको. Listen, sir. It is not an election reforms. It is just a fulfillment of one gentleman's desire and dream. Nothing more than that. No, it is not permitted. कि एक बार सीट पर बैठ जाएं. देसाई जी प्लीज, माननीय सदस्य प्लीज सब अपनी अपनी सीट पर विराजें. प्रक्रिया आपको प्रक्रिया भी बताई जाएगी. एक मिनट माननीय सदस्य प्लीज. माननीय सदस्य हम बैठे, क्योंकि पहली बार इलेक्ट्रॉनिक मशीन से मतदान हो रहा है, इसलिए माननीय महासचिव सारी व्यवस्थाएं बताएंगे और उस व्यवस्था के अंदर यह भी बताएंगे कि अगर इलेक्ट्रॉनिक मशीन का बटन गलत दब गया है तो आप पर्ची से भी अपने मतदान को संशोधित कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं. हिंदी इंग्लिश दोनों में बताएंगे. पहले महासचिव की व्यवस्था वो समझ लें. सब अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठ जाए. महासचिव. Kind attention of the honorable members is invited to points related to operation of the automatic vote recording system. Before a division starts, every honorable member should occupy his or her own seat and operate the system from that seat only. When the honorable speaker says, "Now division," the Secretary General will activate the voting button and a gong sound will be heard simultaneously. For voting, only after the sound of the gong, repeat, only after the sound of the gong, honorable members may simultaneously press the vote secure button towards the left side of the multimedia device on the headphone plate, and any one of the following buttons fixed on the right side of the headphone plate: yes below green color sticker, no below red color sticker, abstain below yellow color sticker. It is essential to keep both the buttons pressed till another gong is heard. Honorable members may please note that their votes will not be registered if buttons are kept pressed before the first gong or both buttons are not kept simultaneously pressed till the second gong. On